हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947 के बारे में। तो हमने इस वीडियो में इसके बारे में इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हम हर एक लाइन पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों हिंदी में। ठीक है बच्चों। और हाँ, अभी हमने फिलहाल में ही हिस्ट्री का ही 7th चैप्टर हमने कंप्लीट करा है, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर हमारे चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जरूर उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947 के बारे में। इसका मतलब हिंदी में क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1830 के दशक से 1947 तक। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, कई सारे लोग इस ग्राउंड में हैं और यहाँ पर ये गैसें छोड़ी गई है जो पुलिसों द्वारा छोड़ी गई है। इस फिगर में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फिगर में यहाँ लिखा हुआ है पुलिस टीयर गैस डिमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस है ये। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो, ये भारत छोड़ो मूवमेंट चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था ये 1942 में। ठीक है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें देखो बच्चों, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम। भारतीय भू क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों। अगला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, नए कानूनी और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी, नए नए कॉलेजेस बने थे, ये इसके बारे में हमने पढ़े थे। न्यू पॉलिसी बनी थी, एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, नए कॉलेजेस बने थे, नए रूल्स बने थे, कैसे पीरियड होंगे, कैसे एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीजें बनी थी बच्चों। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों हम। अगला पॉइंट क्या है हमारा? चेंज इन द लिव्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है? किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। एजुकेशनल चेंज इन द 19th सेंचुरी। एजुकेशनल चेंज इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव हुए थे। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद भी हुए थे। चैलेंजिंग टू द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को चुनौतियां देना। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमाथ, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, ये हमने भी चैप्टर पढ़ा था। इसकी पूरी वीडियो बनी पड़ी है, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर हमारे चैनल पर जाके इसकी वीडियो आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जरूर इसकी वीडियो भी देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पर हम इसका प्लेलिस्ट के लिंक हम डाल देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, या आपके इसी वीडियो के आई बटन पर भी इसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आगे देखिए, द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या है? हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, हस्तकलाओं का, हैंडीक्राफ्ट जो भी था उन सबको नष्ट कर दिया गया और इंडस्ट्रीज बनाई गई। On the basis of what you have read about this issue,
डू यू थिंक इंडियंस वर discontented with British rules? If so, how were different groups and classes dissatisfied? मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? उन सब के बारे में ये जो क्वेश्चन है, इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में बिल्कुल ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म तो मतलब क्या है बच्चों इसका? राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद का उदय। The above mentioned development lead the people to ask a crucial question: what is the country of India and for whom is it mean? Whom is it meant? मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। ये देश क्या है और ये किसके लिए है? The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language और जेंडर। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया क्या? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर। And the country, its resources and systems were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. It could not be for Indians। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए है और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीय का नहीं हो सकता। This conscience began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। अब यहाँ पर बोला है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरली मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल। सर्व ऑल प्लस जनिक equal to में all of the people. So many of these association function in specific parts of the country.
their goals were stated as the goal of the people of India, not those of any one region, community or class. They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern conscience and a key features of nationalism. In other words, they believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है, पूना सार्वजनिक सभा का गौर करिए यहाँ पर लिखा है नोट द नेम, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों या सबके लिए। सर्व मतलब होता है मतलब सर्व का मतलब होता है सभी, और जनिक का मतलब होता है लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य ये किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो, मतलब सोवरेन हो। सोवरेन का मतलब बच्चों यहां पर होता है भारी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या आगे क्या है, संप्रभुता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रीयवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। आगे देखो बच्चों, The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. अब 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from passing arms. अब बच्चों इसमें क्या है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब कोई भी भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो एनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकली ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। ठीक है बच्चों, चुप कराया जा सके। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judge in the country. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है बच्चों कि इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार मतलब न्यूज़पेपर में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है, मतलब बच्चों सरकार के विरुद्ध कोई भी चीजें छपती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल चीज छपती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1833 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। कौन सा बिल बच्चों? इल्बर्ट बिल पारित करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके बच्चों। ठीक है, अब जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध भी किया बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो। But when the white opposition forced the government to withdraw the bill, Indian was enraged. The event highlighted the racial attitude of the British in India. तो जिसकी वजह से भारतीयों ने भी काफी विरोध किया। ठीक है बच्चों,
भारतीयों ने भी कई सारी विरोध भी किए। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता भी चलता है। आगे देखो बच्चों, The need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1818s, but the Ilbert Bill controversy depends this desire. अब पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंड दिस डिजायर। अब परंतु इल्बर्ट विधायक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। अब 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। किसका बच्चों? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायबजी और WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स वाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ इन्होंने कि संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तायब जी और WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। Nauroji, a businessman and publicist, settled in London, and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक भी यहाँ के थे। ठीक है बच्चों, प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। A retired British official A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया बच्चों, उन्होंने युवा राष्ट्रवाद का मार्गदर्शन भी किया था और सेवानिवृत्त रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर? सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. Hume ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है बच्चों, रीजन टुगेदर एक अहम भूमिका अदा करी थी निकट लाने में। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चीजें हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और चीज समझा देते हैं, पब्लिसिस्ट क्या है यहाँ पर हमें बता देते हैं। पब्लिसिस्ट का मतलब होता है बच्चों प्रचारक, ऐसे व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार या रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिसिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, पब्लिसिस्ट कहते हैं। और वो जो हमारे थे वो नौरोजी थे, मतलब नौरोजी थे हमारे, नौरोजी। ठीक है बच्चों, नौरोजी थे हमारे, बिजनेसमैन भी थे और ये एक पब्लिसिस्ट भी थे, प्रचारक भी थे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज में मध्य मार्गी पार्टी थी, मतलब मॉडरेट थी वो।
During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई थी. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in province where none existed. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि कांग्रेस को आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए. ठीक है बच्चों, ज्यादा जगह दी जाए. गिवन मोर पावर. It demanded that Indians be placed a higher position in the government. For this purpose, it is called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए. कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाने चाहिए. इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी क्या हो बच्चों, परीक्षा आयोजित हो. The demand for Indianization for the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at that time were monopolized by white. Next पेश करते हैं. हाँ, officials and the British generally assumed that Indians could not be given पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था. पहले किसका कब्जा था बच्चों, गोरे लोगों का, व्हाइट पीपल्स का. ठीक है बच्चों, अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते है. Since British officers were sending a major part of their large salaries homes, Indianization, it was hoped, would also reduce the trade of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि अंग्रेज आमतौर पर मतलब ये जो थे ये क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन, यहाँ पर बोला लिखा हुआ ना बच्चों, मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज, भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी. भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिकाएं और कार्यपालिकाओं से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए. निरस्त मतलब बच्चों रिपील होता है, यहाँ पर रिपील का मतलब है निरस्त. और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए. रिपील का मतलब बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू अंडो लॉ टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना. ऑफिशियली क्या कर देना बच्चों, उसको समाप्त कर देना, ये चीज बोला गया है. आगे देखो, द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स इश्यूज. अब शुरुआती सालों में कांग्रेसों ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे. It declared that British rule had led to poverty and famines. Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and export of grains to Europe had created food shortages. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं. बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे. ठीक है बच्चों, विपन्न
हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है, शॉर्टेज हो गई है। द कांग्रेस डिमांडेड reduce of revenue, cut in military expenditure and more fund for irrigations। अब यहाँ पर ये बोला गया बच्चों कि यहाँ पर ये कांग्रेसों की मांग थी कि लगान कम किए जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाए। ठीक है बच्चों। इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशन ऑन द साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ Indian laborers abroad and the suffering of forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this show that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professionals groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोली गई है बातें यहाँ पर कि उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बातें मतलब बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए थे। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक ruin ऑफ द कंट्री। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। They felt that the British had respect for the ideal of freedom and justice, and so they would accept the just demand of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर ये बातें बोली गई थी कि लेकिन जो मध्यवर्गीय जो लोग थे यहाँ पर जो मध्यवर्गीय लोग थे को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीय की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कहीं देरी के। देखो बच्चों, by the 1890s many Indians began to raise concern about the political style of the Congress। अब बच्चों 1990 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए थे। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लग गए थे। They criticized and moderate for their political soft prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work।
अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि उन्होंने निवेदन की राजनीतिक के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। क्या दिया बच्चों? रचनात्मक कार्य पर जोर दिया, कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। किसके लिए लड़ना चाहिए बच्चों? स्वराज के लिए, स्वराज के लिए। ठीक है बच्चों। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो तिलक ने क्या मतलब बच्चों क्या स्लोगन दिया था? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया था स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। अब यहां पर बोला कि 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। अब बच्चों यहां पर यह बोला गया कि उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग को भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया कि अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस मीन? मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया कि परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब आखिर क्या था? Whose convents did it represent? Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, बिजनेसमैन के फायदे से था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। किस में मिला दिया बच्चों? असम में मिला दिया। Perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. अब यहां पर क्या हुआ? पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाए जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। The partition of Bengal infuriated people all over India. बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी। All sections of the Congress, the moderates and radicals, as they may called, opposed it. मतलब मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने सभी धड़ों से इसका विरोध भी किया। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और जुलूस निकालने लगे। The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In Deltaic Andhra, for instance, it was known as the Vande Mataram movement.
अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए और इससे क्या हुआ कि जो संघर्ष उपज उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। जो सारी जो चीजें आंदोलन हो रहे थे, स्ट्रगल्स हो रहे थे, इसको क्या दिया गया नाम? स्वदेशी मूवमेंट मतलब होता है बच्चों स्वदेशी आंदोलन हिंदी में। और यही आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी थी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। किस नाम से बच्चों? वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, स्वदेशी enterprise, national education and use of Indian languages। मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया है, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। अब बच्चों यहां पर यह है कि स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। किसके बच्चों? रिवोल्यूशनरी वायलेंस के साथ समर्थक थे इसका हिंदी मतलब बच्चों है क्रांतिकारी हिंसा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। The opening decades of the 20th century were marked by other developments as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All Indian Muslims League at Dhaka in 1906. 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया लीग मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर इसका क्या करा बच्चों? एक संगठन बनाया। कहां पर बच्चों? ढाका में 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट for Muslims, a demand conceded by the government in 1909। अब बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि यहां पर यह बताया गया है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जो ये लीग बनाई गई थी, संगठन बनाया गया था, वो बंगाल विभाजन का क्या कर रही थी बच्चों? समर्थन किया था। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली थी। Some seats in the council were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempted politicians to gather a following by distributing favor to their own religious group। अब मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी क्या हो गई थी बच्चों? आरक्षित कर दी गई थी, रिजर्व हो गया था, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इस राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। आगे देखो बच्चों। Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to the dominated by the moderate with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited in December 1915. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the
कंट्री। मतलब बच्चों 1907 में कांग्रेस टूट गई थी। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया और जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लग गए। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत मतलब बच्चों साइन हुआ। कहां पर बच्चों? लखनऊ में। हिस्टोरिक मतलब मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ में एक दस्तखत हुआ और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो यहाँ तक जो चीजें हैं, यहाँ तक कंट्री तक ये जो पूरा ये जो चीज हमने पढ़ा, फ्रीडम जो हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी, स्वतंत्रता, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, आपको अच्छा लगा समझ के, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर इसी चैप्टर के आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सारी, तो हमारी वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर इसी चैप्टर के, तो आप जरूर वो देख सकते हैं पिछली वीडियोस। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में। देखिए, आफ्टर 99 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल gradually become a mass movement involving peasants, tribals, students and women in large numbers and occasionally factory worker as well। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म का मतलब है जनराष्ट्रीय का उदय, जनराष्ट्रीय का उदय। अब मतलब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है बच्चों? 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स to begin to actively support the Congress in the 1920s। Why was this so? अब बच्चों इसमें क्या है कि इस 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिकी समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे और इस आंदोलन में औद्योगिक मजदूर इनका भी योगदान था बच्चों। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम समझते हैं। देखो बच्चों, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इट लीड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले विश्व युद्ध ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा भी हुआ था। ठीक है बच्चों, द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअली इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट, increase military expenditure and the demand for war supplies lead to a sharp rise in price which created great difficulties for the common people। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह हुआ है कि इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसाय की मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। ठीक है बच्चों, कॉमन पीपल के लिए। On the other hand, business group reaped fabulous profit from the war, as you have seen chapter 7. The war created a demand for industrial goods, jute, bags, cloth, rails, and caused a decline of import from other countries into India। अब तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि दूसरी ओर व्यवसायिकी समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप अध्ययन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, न्यू बुक में 6 होगा बच्चों, आप अध्ययन 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे कि जूट, बैग, क्लॉथ, रेल, इन सारे हैं। ठीक है बच्चों, और इनकी जो मांग थी
मांग भी धीरे धीरे क्या हो गई थी बच्चों, बढ़ने लग गई थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है वह सो, आगे पढ़ेंगे, सो थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट करिएगा, वीडियो थोड़ी सी मूव हो रही है, ठीक है बच्चों। सो इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर, द इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। अब इसके वजह से क्या हुआ, इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगा। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी, विलेजेस वर प्रिजाइज्ड to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. अब युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवाद शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। Furthermore, in 1917, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists. इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा साम्राज्यवाद विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनल। तो आज की वीडियो में बच्चों पढ़ने वाले हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों पढ़ा था द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि हमारे हर एक चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर कहीं भी दिक्कत आती है वीडियो में तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा बच्चों कि सर यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है बच्चों, तो हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो उसके लिए रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि महात्मा गांधी का आगमन। It is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। As you may know, Gandhi ji, aged 46, arrived in India in 1915 from South Africa. अब आपको पता ही होगा कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। Having led Indian in that country in non-violent marches against restrictions, he was already a respected leader known internationally. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी। His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, Hindus, Muslims, Parsis and Christians.
मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है बोला, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पारसी बोला है, मुस्लिम बोला, हिंदू बोला है, क्रिश्चियंस और गुजराती, तमिल और नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ और वहाँ के जो लोग थे उनको क्या करते थे बच्चों, आदर करते थे, मतलब उनको रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, गांधी जी को। दक्षिणी अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय मतलब नॉर्थ इंडियंस उच्च वर्गीय व्यापार मतलब अपर क्लास मर्चेंट्स हो गए, वकील हो गए, मजदूर हो गए, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस पूरा मतलब एक साल पूरा हमारे कंट्री का क्या करा था बच्चों, यहाँ पर दौरा करा था, मतलब ट्रैवलिंग करी थी। अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। अब ये इस दौरान ये वो यहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरतों और उनके हालात को समझने में लगे रहे। हिज earliest intervention were in local movement in Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया था। इस दौरान ये लोगों के उनकी ज़रूरतों के हालात हो गए और उनके हालातों को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए थे, ठीक है बच्चों। अब उनके सामने आए थे। इन आंदोलन के माध्यम से उनका मिलन राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय भी हुआ था। इन अहमदाबाद ही लीड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। अब 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था बच्चों, ठीक है। आइए देखें, लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल्स ऑन द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 एंड 1922। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई में देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस एक टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप आपको ये जो चीज़ थी द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कहीं देरी के। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं द रोलेट सत्याग्रह। देखिए बच्चों, इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। किसने बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। द एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर्स। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ये महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं को मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। They criticized the act as devilish and tyrannical.
गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayers and हड़ताल। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत कहा गया है, डिवलिश बोला गया है, डिवलिश मतलब बच्चों बोला गया है कि शैतान की करतूत बोला गया यहाँ पर, और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारे गांधी जी ने बोला था। सत्याग्रह सभास वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। अब आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा ये चीज, ये हमारा क्या है, एक वर्ड है, कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल। मतलब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर गोलियों के निशान हैं, ये चीजें। ठीक है बच्चों, ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये गोलियों के निशान हैं। ठीक है, जो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। आगे देखो बच्चों, द रोलेट सत्याग्रह turned out to be first all Indian struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. अब रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। ये कहां तक सीमित था बच्चों? शहरों तक। इन अप्रैल 1909 there were a number of demonstration and हड़ताल्स in the country and the government used brutal measures to suppress them. अब मतलब बच्चों अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन भी किया गया। द जलियांवाला बाग एट्रोसाइट्स इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया। मतलब लाठीचार्ज, गन वन चलाने के लिए वो रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। ऑन लर्निंग अबाउट द मासाकर, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अब ये नाइटहुड क्या होता है बच्चों? नाइटहुड को समझते हैं। यहां पर नाइटहुड बताया गया है। नाइटहुड एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनली पर्सन अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। नाइटहुड का मतलब क्या है? जो ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति के अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि है ये। ठीक है बच्चों, मतलब पब्लिक सर्विस के लिए या पर्सनल अचीवमेंट के लिए ये ब्रिटिश सरकार उन्हें एक वो देती है, क्या कहते हैं बच्चों उसको, तोहफा के रूप में वो पद सा अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं के लिए वो जो चीज होती है ना, बैच, वो देती है ये। ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं नाइटहुड एंड ऑनर ग्रांटेड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों हम। आगे पढ़ेंगे हम। देखो बच्चों,
During the Rowlatt Satyagraha, the participant tried to ensure that Hindu and Muslim were united in the fight against British rule. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। ठीक है बच्चों, this was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims and those of other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है ये भारत देश। उनकी गहरी आकांक्षाएं थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का साथ मतलब समर्थन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रॉलेट सत्याग्रह आखिर क्या था। रॉलेट का मतलब ही क्या था बच्चों यहाँ पर कि पुलिसों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए और लोगों की जो स्वतंत्रता थी वो बिल्कुल भी उस पर अंकुश लगा दिया गया। मतलब वो जो फ्रीडम के राइट्स थे वो खत्म कर दिया गया और पुलिस को पावर ज्यादा दे दी गई, जिसके वजह से हम ये रॉलेट सत्याग्रह बना। और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ कई सारे क्या करे बच्चों, सत्याग्रह भी मतलब सत्याग्रह का एक्ट मतलब जो कानून जो है उसको तोड़ने के लिए कई सारे प्रयास भी करे। एक सभा भी बनाई, सत्याग्रह सभा के नाम से जाने लगा और इसे ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर और हड़ताल, कई सारे हड़ताल भी कहे जाने लगे। और इसे डेविलिश एंड ट्रेनिकली मतलब क्या बोला बच्चों, करतूत, मतलब जैसे कि शैतान की करतूत के नाम से भी गांधी जी इसे कहने लगे। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में माना जाने लगा। ठीक है बच्चों, और ये दोनों महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों साथ में थे। ये सरकार के जो भी राइट्स थे मतलब वो उसके साथ मंजूर नहीं थे, उनके खिलाफ में ये थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। बात करते हैं खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। मतलब बच्चों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब बच्चों असहयोग आंदोलन। द खिलाफत इशू वाज वन सच काज। इन 1920 द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the तुर्कीज सुल्तान और खलीफा। मतलब बच्चों खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। People were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों पर भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। कौन बच्चों, कौन? एक तो शौकत अली और एक मोहम्मद अली एंड सॉरी बच्चों
शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है बच्चों। Now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhi ji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala massacre, the Khilafat wrong and demand स्वराज। अब मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों कि गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए हत्याचारों मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। ठीक है बच्चों, किसकी मांग करें? स्वराज की। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 22। ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, खांसी हो रही है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 22। मतलब बच्चों 1921 और 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली है। क्या मिली है बच्चों? और गति मिली है। तबीयत खराब है बच्चों, इसीलिए मुझे खांसी हो रही है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को फैला दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों। तो चलिए फोकस से पढ़े। जो 1921 में और 1922 में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को और भी गति मिली और भी ये जगह क्या हो गया, और भी तेजी में ये गति में चलने लग गई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट एंड कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब कई हजार विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे, सरकारी स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ दिए। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी एंड surrendered and legislatures boycotted. People lit public bonfires of foreign cloth. The import of foreign cloth fell drastically between 1920 and 1922, but all this was merely the tip of the iceberg. Large part of the country were on the brink of formidable revolt. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि हजारों विद्यार्थी ने तो सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राज गोपालाचारी और आसफ अली यहाँ पर असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिस ब्रिटिश टाइटल वर सरेंडर्ड। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि आसफ अली और जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया था और विधान मंडलों का बहिष्कार भी किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की भी होली जलाई, मतलब सारे जो कपड़े थे विदेशी कपड़े सब कुछ जला दिया। ठीक है बच्चों। और 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भी भारी गिरावट आ गई, परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सारे जो थे ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर सारे के सारे खड़े थे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पीपल्स इनिशिएटिव्स। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों पीपल इनिशिएटिव्स के बारे में। अब पीपल इनिशिएटिव्स का मतलब क्या बच्चों? लोगों की पहलकदमी। इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध भी किया। इन अदर डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी's
call in their own manner, protested in way that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movement to local grievance. Let us look at a few example. अब यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से ही अर्थ निकालने और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। ये जो गांधी जी कहना चाहते थे लोगों ने गलत उसको समझा, वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। और आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर भी हम विचार करते हैं। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. Demand ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पर क्या बच्चों, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपा गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप वर पिकेटेड। मतलब बच्चों यहाँ पर ये क्या है कि तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। पिकेटेड का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर पिकेटेड का मतलब होता है लोगों को किसी इमारत या दुकानों में जाने से रोकने के लिए किए जाने वाला विरोध प्रदर्शन, उसे कहते हैं बच्चों पिकेटेड। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee। अब मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह भी किए थे। क्या करे थे बच्चों, वन सत्याग्रह भी किए। They were protesting because the colonial state आगे देखते हैं बच्चों। Colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये बातें कही गई कि इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों, बहुत सीमित कर दिया था, लिमिट में कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का भी ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। गांधी राज। In Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal, too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. अब यहाँ पर क्या बच्चों, सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत भी प्रदान की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought to remove corrupt mahant supported by the British from their Gurudwara
गुरुद्वारा। अब पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन, कौन सा बच्चों? अकाली आंदोलन, अकाली एजिटेशन मतलब अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाई विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन असम। टी गार्डन लेबरर shouting गांधी महाराज की जय demanded a big increase in their wages. They left the British on plantation amidst declaration that they were following Gandhi ji wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava song of the period, the reference to Krishna was substituted by गांधी राजा। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलनों से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बगान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजों स्वामित्व वाले बगानों की नौकरी छोड़ दी और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। ये जो हमने चीजें पढ़ी है बच्चों कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी ने, सभी लोगों ने अपने अलग अलग मीनिंग अपने अपनी जरूरतों की चीजों के अकॉर्डिंग सबको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से समझा था। हमने उसी के बारे में हमने ये चीजें समझी। ठीक है बच्चों, कहां पर किस लोगों ने क्या चीजें समझी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले हैं द पीपल्स महात्मा के टॉपिक से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, as someone who could help them overcome their misery and poverty। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का क्या मानते हैं? मसीहा मानते हैं। क्या मानते हैं? मसीहा, और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगते हैं जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी विश टू बिल्ड class unity, not class conflicts. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed he would provide them land। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला हुआ कि यहाँ पर गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों को खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन भी दिला देंगे। खेतीहर जो वो थे हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, उनको बिलीव था कि गांधी जी उन्हें क्या करवा देंगे? प्रोवाइड कर देंगे उनकी खुद की लैंड। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिट गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इस लाइन में ये बोला गया है कि यहाँ पर अब जो गांधी जी थे, कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। अपनी खुद की जो उनकी थी अचीवमेंट्स की, ऑन अचीवमेंट्स की उपलब्धियां थी, वो भी गांधी जी को श्रेय दिया गया। मतलब ये क्रेडिट दिया गया कि गांधी जी ने ही करा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट peasants of Pratapgarh in the United Province, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal evictions आगे देखो of tenants, but they felt it was Gandhi ji who had won this demand for them. At other times, using Gandhi ji's name
tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि वे सफलता उन्हें गांधी जी के वजह से ही मिली है। तो क्रेडिट कैसे जा रहा था बच्चों? गांधी जी को। ठीक है बच्चों, उन्हें लगता था कि गांधी जी के वजह से ही ये सफलता हमें मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी ही कार्रवाइयां भी की जो गांधी जी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा द हैपनिंग ऑफ 1922 एंड 1929। मतलब बच्चों यहाँ पर इसमें क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि 1922 से 1929 की घटनाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपनिंग ऑफ 1922 एंड 1929। आगे देखिए बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के क्या थे? विरोधी थे। मतलब वो हिंसा चाहते ही नहीं थे, नॉन वायलेंस थे वो। He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to police station in चोरी चोरा। अब मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस स्थानों पर हमला कर उसे जला दिया। कहां पर बच्चों? चोरी चोरा पर। 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration। अब क्या हुआ? उस हमले में कितने लोग मारे गए बच्चों? उसी दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। ठीक है बच्चों, और गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था। ये अचानक से ये जो गांधी जी ने क्या करा था बच्चों, अपना वो जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली भी चला दी थी। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas। अब असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद, कौन सा आंदोलन बच्चों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के होने के बाद गांधी जी के अनुयायियों ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लग गए थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the councils and enter them in order to influence government policies। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को प्रसिद्ध चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज इन द मिड 1920s द गांधीयंस were able to extend their support base। This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930। अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये क्या हुआ कि यहाँ पर बताया गया है कि 20 के दशक के माध्यम में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों के बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। अब 1930 में शुरू किए गए सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन बच्चों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफी उपयोगी भी साबित
हुआ। कौन सा बच्चों मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 में। ठीक है बच्चों, इन 1930 में। आगे देखो, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयंसेवक संघ। अब बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी कब हुई थी बच्चों? 20वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? मध्य मतलब 20 के दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटना भी घटी थी। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, एक तो फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. Find out about their ideas with the help of your teachers. अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। आपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में भी पता लगाइए। ठीक है बच्चों, द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। अब उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर मतलब यहाँ पर जो थे ये कौन थे? ये हमारे भगत सिंह। यहाँ पर क्या थे बच्चों? राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे ये हमारे भगत सिंह, जो बहुत ही सक्रिय थे ये। अब आगे देखो बच्चों, The decade closed when with the Congress dissolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर बोला गया है कि इसी दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया गया। स्वतंत्र दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है बच्चों, ये किसके कहने से? जवाहरलाल नेहरू के कहने से। ठीक है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या करी थी? तो अध्यक्षता करी थी 1929 में। उन्होंने पारित कर दिया था कि इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा पिक्चर ऊपर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? फिगर 10 हमें दे रखी है इसमें, डिमॉन्स्ट्रेशन अपोज द साइमन कमीशंस। मतलब बच्चों इसमें क्या हुआ था कि जो साइमन था, साइमन को बाहर मतलब देश मतलब गो बैक, देश में मत आओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, इस चीज के लिए नारे लगाए गए थे। आखिर ये साइमन कौन था बच्चों? ये आखिर साइमन क्या था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लैंड का ये था एक हमारा, देखो in 1927 the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide Indian political future. The commission had no idea representative. The decision created an outrage in India. All political groups decided to boycott the commissions. When the commissions arrived, it was met the demonstration with banners saying Simon go बैक। अब 1929 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का भी फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक। नारा क्या था बच्चों? साइमन
गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है बच्चों, ये हमारा नारा था। और भगत सिंह ने हमारे को क्या नारा दिया था बच्चों? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये हमारे भगत सिंह ने नारा दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद से हम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल से पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मार्च टू दांडी के बारे में। मतलब दांडी मार्च आखिर क्या है? पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि जो पूर्ण स्वराज था अपने आप आने वाला नहीं था ये। It had to be fought for. In 1930, Gandhi ji declared that he would lead a march to break the SALT law. मतलब बच्चों इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था और 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंगली टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essentially item of our food। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और क्योंकि ये हमारे भोजन का एक क्या है बच्चों, बुनियादी हिस्सा भी है। द साल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। यहाँ पर क्या बच्चों, क्योंकि हमारा जो भोजन में सबसे जो मेन चीज लगती है वो क्या लगती है? साल्ट। वो क्या है, एक भोजन में एक बुनियादी हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, और नमक क्या है? नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच में मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the sea shore। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि गांधी जी और उनके अनुयायी मतलब उसके समर्थक बच्चों, फॉलोअर्स, समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, मतलब कानून को तोड़ दिया। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट, और उन्होंने पानी क्या करा बच्चों? पानी उबाल कर भी नमक बनाया। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, peasants, tribals and women participated in large numbers. A businessman federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में क्या लिया था बच्चों? हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट करा था, हिस्सा लिया था। और नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायिकी संघ ने पर्चा प्रकाशित भी किया। अब सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है बच्चों, जेल में डाल दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincially autonomy and the government announced election to the
provincial legislature in 1937. The Congress formed government in 7 out of 11 provinces. अब बच्चों इसमें क्या था कि भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता मतलब बच्चों प्रोविंशियली ऑटोनॉमी का प्रावधान किया गया था। अब सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इन September 1939, after 2 years of Congress rule in the province, the Second World War broke out. Critically of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war efforts, but in return they wanted that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress ministers resigned in protest. अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। मतलब इंडिया लड़ने के लिए भी तैयार थी, ब्रिटिश के साथ देने के लिए तैयार थी। ठीक है बच्चों, इसके बदले में वे इंडियन चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। बट अंग्रेजों ने ये क्या करा, अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो चीज थी द मार्च टू दांडी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारे को इमेज दे रखी है ये क्विट इंडिया मूवमेंट का था। ये बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में चलाया गया था, ये हमारे को बताया गया है। ठीक है बच्चों, फिगर 14 क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 को। डिमोन्स्ट्रेटर clashed with the police everywhere. Many thousands were arrested, over 1,000 killed, many more were injured. अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, मतलब जो आंदोलन कर रहे थे, हर जगह पुलिसों से लोहा ले रहे थे ये, और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हजारों से ज्यादा मारे गए, हजारों से ज्यादा भी लोग मारे जा चुके थे और अनसंख्या लोग घायल भी हो चुके थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी डिसाइडेड to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War। अब मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण भी शुरू कर दिया। The British must quit India immediately। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दे, इमीडिएटली छोड़ दे, क्विट इंडिया करे। ही टोल्ड देम टू द पीपल, ही सेड डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। ठीक है बच्चों, संघर्ष करें। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। अब यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद भी ये आंदोलन फैलता गया, स्प्रेड हो गया बच्चों, फैलता गया। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स
attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it। अब यहाँ पर क्या था बच्चों कि किसान युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए, बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े, ज्वाइन हो गए। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द country। In many areas the people set up their own government। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर यह बोला है कि देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया बच्चों। ठीक है, आगे देखो बच्चों। The first response of the British was severe repression। By the end of 1943, over 19,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing। In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes। The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 में 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा, कितने बच्चों, 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए जा चुके थे। और बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश भी दे दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राजा को घुटने टेकने के लिए भी मजबूर कर लिया गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो एक चित्र दे रखी है बच्चों, यहाँ पर इमेज दे रखा है, उसे देखते हैं हम। ठीक है, देखो ये हमारा जो इमेज है वो हमारा है बोस एंड द INA। मतलब ये जो हमारा इमेज दे रखा है ये हमें दे रखा है सुभाष चंद्र बोस का। तो आइए देखिए इस इमेज में आखिर क्या लिखा गया है, क्या बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है बच्चों। अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशल लीनिंग, बोस डिड नॉट शेयर गांधी जी's आइडियल ऑफ अहिंसा, though he respected him as the father of the nation। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधी जी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे उन्हें फादर ऑफ द नेशन के रूप पर। इन जनवरी 1941 he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army INA। ठीक है बच्चों, INA means Indian National Army to free India from British control। In 1944 the INA tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed। The INA members were imprisoned and tried। People across the country from all walks of the life participated in the movement against the INA trials। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए वो सिंगापुर पहुंच गए थे बच्चों। ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था बच्चों। और 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया और INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को क्या कर लिया बच्चों, कैद कर लिया गया। और
उन पर मुकदमे चलाए गए। मतलब वहां पर क्या करा गया बच्चों, उसके ऊपर केस करा गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है बच्चों। और देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में भी हिस्सा लिया। ठीक है बच्चों, इस इमेज से हमें ये चीज पता चलती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो ये क्विट इंडिया लेटर एंड सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये जो बातें आपने सुनी वो आपने अच्छे से समझा, उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो, ठीक है बच्चों, देखिए टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. अब 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। Why did the league ask for an autonomous arrangement for the Muslim of the subcontinent? मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? आगे देखिए, फ्रॉम द लेट 1930s the league began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus। अब बच्चों इसमें बोला हुआ है कि 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्रें मानने लगी थी। ये 1930 में बच्चों। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim group in the 1920s and 1930s। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि इस विचार तक पहुंचने से 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच में भी तनाव का भी हाथ रहा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब तनाव था इसमें, इन बीचों में। आगे देखिए, More importantly, the provincial election of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go unrepresented. The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress League government in the United Province in 1937 also annoyed the League। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे हैं। इन चुनावों ने मुसलमान लीग को इस बात का यकीन दिया दिया था कि यहाँ मुसलमान क्या है बच्चों, अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटी में है। जो मुसलमान है वो क्या बच्चों, माइनॉरिटी में है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, और 1937 में मुसलमान लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, और जिससे फासला था और भी बढ़ गया था। ठीक है बच्चों, द कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज द मुस्लिम masses in the 1930s allowed the league to widen its social support। अब 30 के दशक में मुस्लिम जनता
मुस्लिम जनता को अपने आप मतलब अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे। At the end of the war in 1945, the British opened negotiation between the Congress, the League, and themselves for the independence of India. The talk failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. ठीक है बच्चों, supported it. अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसको आज समझते हैं इसको। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया और 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत भी शुरू कर दी थी। ये वार्ता असफल रही। क्यों? क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। The Congress did well in the general constituency, but the League's success in the seat reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा परंतु मुसलमानों के लिए भी आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। अब लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. अब मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघीय भारत भेजा था। इन्होंने क्या करा था बच्चों, भारत भेजा। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड constitute itself as a loose confederacy with some autonomy for Muslim majority areas। अब इसमें क्या था बच्चों, इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभी अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। ठीक है बच्चों, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree the specific detail of the proposal। मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, और अब देश का विभाजन अवश्यभावी हो चुका था। आगे देखते हैं बच्चों। after the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand। अब कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला
ले लिया। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन डे, एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। अब उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। कौन सा डे बच्चों? डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है बच्चों। ऑन दिस डे riots broke out in Calcutta lasting several days and resulting in the death of thousands of people. By March 1947 violence spread to different parts of northern इंडिया। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के उठे जो कई दिनों तक चलते रहे और इन दंगों में हजारों लोग भी मारे जा चुके थे और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैली गई थी। आगे देखो बच्चों, many hundred thousands of people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the पार्टीशन। कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, करोड़ों लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर भागना भी पड़ा। torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. Partition also meant that India changed many of its cities, changed and a new country, Pakistan was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partitions. मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शकल सूरत भी बदल गई। ठीक है बच्चों, और उसके शहरों का माहौल भी बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म भी हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया था बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो चीज है पार्टीशन वाला टूवर्ड पार्टी इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा चैप्टर था द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947 के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना बच्चों, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगले न्यू चैप्टर के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हमारे पर इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।